everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. List the attributes that populations possess but not individuals. तो हमें कुछ ऐसे attributes, ऐसे characteristics, ऐसे गुण, ऐसी विशेषताओं के बारे में बताना है जो एक population में होता है but individuals में देखने को नहीं मिलता है. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें population में देखने को मिल रही है और individuals में नहीं है? बहुत सारी हैं. अगर हम population की बात करें तो एक population क्या होती है? Population बनती है group of individual से, right? So these are made up of group of individuals. कौन से? जो कि एक तरह के हों. और I can write over here of the same species. ठीक है, एक species के individuals क्या बनाते हैं? Population बनाते हैं. तो अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल में नहीं है और पॉपुलेशन में है? तो है, हम एक पॉपुलेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, कि एक एरिया में एक गिवन टाइम पे कितने लोग रहते हैं. तो वी कैन मेजर दैट. इंडिविजुअल के लिए मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. देन एज डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंट्री है या एक एरिया है, एक एरिया में इस एज के से 1 to 2, ठीक है, टॉडलर्स कितने हैं, इन्फेंट्स कितने हैं, टॉडलर्स कितने हैं, फिर वो एडल्ट एज में जो टीन एज वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, एंड अबव 18 कितने हैं, देन सीनियर सिटीजन्स कितने हैं. तो देयर इज एज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम एक इंडिविजुअल के केस में नहीं मेजर कर सकते हैं. देन कमिंग ऑन टू डेथ रेट एंड बर्थ रेट, हम एक पॉपुलेशन की डेथ रेट और बर्थ रेट काउंट कर सकते हैं लेकिन एक इंडिविजुअल का नहीं कर सकते. देन कमिंग ऑन टू इवोल्यूशन, तो अगर हम एज अ होल एक पॉपुलेशन की बात करें तो पहले लोग कैसे थे? ठीक है, मतलब कि जो प्रिमिटिव मैन था उसमें वो कैसे दिखाई देते थे और आज हम कैसे दिखाई देते हैं. आज हम इवॉल्व हुए हैं. पहले बैक जो थी वो थोड़ी सी ऐसे से बेंट होती थी, कर्व होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब हमें एकदम स्ट्रेट अपराइट हमारी बैक है. ठीक है, सो देयर वर मेनी फीचर्स. सो व्हाट हैज हैपेंड, वी हैव इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो ये पॉपुलेशन में ही देखने को मिल सकता है. ऐसा नहीं बोल सकते ना ये जब पैदा हुआ था तो ये ऐसा था और अब देखो ये अलग ही तरह का इंसान बन गया तो ये अभी बस इवॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता है. सो इट टेक्स मेनी ईयर्स फॉर इवोल्यूशन. वो धीरे धीरे चेंजेस करके हमें देखने को मिलते हैं और वो हम पॉपुलेशन को स्टडी करके ही पता लगा सकते हैं. देन कम सेक्स रेशो, कितने फीमेल्स हैं कितने मेल्स हैं एक जगह पर. सो दैट डिटरमाइंस द सेक्स रेशो और वो भी हम एज अ पॉपुलेशन होल को कंसिडर करके ही पता लगा सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पॉपुलेशन विच आर नॉट प्रेजेंट इन individuals. If a population growing exponentially doubles in the size in 3 years, what will be the intrinsic rate of increase, that is small r, of the population? तो हमें पता है कि ये जो exponential increase है ये कब possible होगा, जब जो resources हैं वो क्या होंगे, वो होंगे unlimited. ठीक है, सिर्फ उसी केस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, है ना. तो अब ये बोल रहा है कि ये 3 साल में हुई है किसी एक पॉपुलेशन में, बट जितना हमें पता है नेचुरली दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है. फिर भी अगर हम एल्गी की ग्रोथ की बात करें या हम इंसेक्ट्स की बात करें तो ये पॉपुलेशन इनिशियली इंक्रीज होती हुई देखी गई है, लेकिन टू सम एक्सटेंट. और उसके बाद क्या होता है, वो जो पॉपुलेशन है ना, जैसे ही रिसोर्सेज खत्म होते हैं वो पॉपुलेशन एकदम डिक्लाइन हो जाती है. हमेशा के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं रहती है. तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज क्या है अगर पॉपुलेशन 3 साल में डबल हो रही है. तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज NT इज इक्वल टू N0 E रेज टू द पावर RT. इसमें NT क्या है, दिस इज पॉपुलेशन इंक्रीज इन गिवन ईयर्स, मतलब ये इस यहाँ के केस में 3 ईयर्स है. R क्या है, R है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज. ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज. अब यहाँ पर T जो हमें दिया हुआ है, कितना दिया है
3 years, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम यही चीजें देखेंगे। जैसे आर है ना, ई को कौन डिटरमाइन करता है, इसको डिटरमाइन करता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अब जितना बर्थ रेट ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ इंट्रिंसिक रेट जो है वो ज्यादा होगा। तो अगर मान लेते हैं एन नॉट जो है वो एन है, तो जो एन टी है वो हो जाएगा 2n, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज क्या है, डबल हो रहा है। तो यही सारी जो वैल्यूज है ना वो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये आएगा 2n इज इक्वल टू n ई रेज टू द पावर आर, और t कितना हमें दिया गया है 3 years। तो मान लो यहां से ये कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा ये, ठीक है। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे, तो लॉग ई यहां पर हो जाएगा 3r log e, ठीक है। सो इट विल बी एक्चुअली व्हाट, इट विल बी 3r log e, ठीक है, क्लियर। अब हमें कुछ कुछ वैल्यूज तो पता है, जैसे हमें log 2 की वैल्यू पता है, और हमें क्या पता है, हमें log 3 की e की वैल्यू पता है, नॉट 3 बट e की वैल्यू पता है। तो चलिए वो वैल्यूज अब पहले यहाँ पर पुट करते हैं। अब जो log 2 है उसकी वैल्यू है 0.301, और यहाँ पर 3r, और log e की वैल्यू हमें कितनी पता है, कितनी होती है, मतलब हमें तो कुछ भी पता हो सकता है बट कितनी होती है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो अब हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा है उसको हम एक साइड पे कर देंगे, और बाकी सारी वैल्यूज को हम एक साइड पर ले आएंगे, तो वो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इट विल कम आउट टू बी दिस, ठीक है, 0.231। so this is what, this is the intrinsic rate of increase r, जो कि हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, राइट। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, जो वैल्यूज हैं वो पुट करनी है, लॉग लगाना है, तो वो सारी चीजें, एक कैलकुलेशन जो है वो हमें बिल्कुल ध्यान से करनी है। नेम सम इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरी। तो प्लांट्स में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स कौन कौन से होते हैं जो एक प्लांट को किसी हर्बीवोर्स के थ्रू ग्रेज करने से वो रोकते हैं कि उनको कोई हर्बीवोर आके खा ना जाए, क्योंकि हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो उनको जहाँ भी प्लांट दिखेगा वो वहाँ अटैक कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं, या कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, केमिकल डिफेंस होता है, जिससे कि वो एक हर्बीवोर जो है वो उस प्लांट को नहीं खाता है। तो सबसे पहला बहुत ही विजिबल वाला है, दैट इज थॉर्न्स एंड स्पाइन्स। तो जहां भी कांटे वाली चीज दिखती है तो वी ऑलवेज रेजिस्ट ना कि इसमें कांटे हैं, इसको हाथ नहीं लगाना है। तो इन द सेम वे हर्बीवोर्स आल्सो रेजिस्ट कि अच्छा इसमें कांटे हैं तो इसको हम नहीं खाएंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू पेन देम, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम, तो वो नहीं खाएंगे। दूसरा है कुछ ग्लैंडुलर स्टिकी हेयर्स होते हैं जो प्लांट्स में देखे गए हैं, तो वो क्या होते हैं, वो इरिटेट करते हैं, उनके गट को चिपक जाते हैं। सो दैट मीन्स एनिमल्स, हर्बीवोर्स डू नॉट लाइक टू ईट सच प्लांट जिनमें वो स्टिकी हेयर्स होते हैं। देन हेयरी कोटिंग, तो अगेन टॉकिंग अबाउट हेयर्स होंगे तो दैट विल इरिटेट देम एंड दोज प्लांट्स विल नॉट बी, डोंट लाइक टू ईट सच काइंड ऑफ प्लांट्स। देन मिमिक्री, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो किसी और प्लांट की तरह मिमिक करते हैं, ताकि जब हर्बीवोर आए उनको देखे, उनको लगे अच्छा ये तो कोई और प्लांट है जो उनके लिए अच्छा नहीं है। सो इन दैट केस वो जो प्लांट है ना वो खुद को ग्रेज होने से बचा लेगा। देन कमिंग टू सर्टन डिफेंस मैकेनिज्म, सबसे पहले पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इरिटेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से उनके कार्डियक सिस्टम में कुछ इरिटेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स इनको नहीं, एनिमल्स इन प्लांट्स को नहीं खाना चाहते हैं। देन समटाइम्स व्हेन वी गो नियर टू से कुछ खाने की चीज़ रखी है एंड यू डोंट नो वेदर व्हाट इज इट, या मान लो खाना खराब हो गया है, राइट। तो क्या होता है कि जैसे ही हम पास में जाते हैं ना तो हमें वो अजीब सी स्मेल आती है, तो वी रेजिस्ट फ्रॉम इट, वी रेजिस्ट ईटिंग दैट पर्टिकुलर फूड। तो उसमें ऐसा होता है कि
जो खाना है ना उसको हम नहीं खाएंगे। तो सेम होता है एनिमल्स के केस में। प्लांट्स कुछ ऐसी ऑफेंसिव स्मेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनिमल्स को पसंद नहीं होती हैं, और उस वजह उन्हीं रीजन से एनिमल्स जो हैं वो उन प्लांट्स को नहीं खाते हैं। देन कमिंग ऑन टैनिन्स, तो टैनिन्स फिर से रिलीज किए जाते हैं बाय प्लांट्स एंड दे एक्चुअली आर नॉट लाइक्ड बाय एनिमल्स, तो फिर से प्लांट्स बच जाते हैं। देन बिटर टेस्ट, कई बार जो टेस्ट है प्लांट्स का वो ऐसा होता है बिल्कुल कड़वा सा, एंड वो कुछ ऐसा टेस्ट जो कि एनिमल्स हर्बीवोर्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्लांट्स बच जाते हैं। देन कमिंग ऑन एल्कलॉइड्स, तो एल्कलॉइड्स एंड टेनिन्स तो कुछ ऐसे केमिकल्स जो हैं वो प्लांट्स रिलीज करते हैं जो एनिमल्स खाना नहीं पसंद करते हैं, एंड दे आर एबल टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम herbivores, right? An orchid plant is growing on branch of mango tree. How do you describe this interaction between ऑर्किड एंड द मैंगो ट्री? ठीक है, तो जो ऑर्किड प्लांट है ना वो मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करता है। अब क्या करता है वो उसकी सपोर्ट लेता है और उसको शेल्टर मिल जाता है, लेकिन इससे क्या कोई बेनिफिट हो रहा है मैंगो ट्री को? तो नहीं, ना तो उसको हार्म है ना ही उसको बेनिफिट है। तो इस टाइप की इंटरैक्शन को हम बोलते हैं कमेंसिलिज्म। सो विच काइंड ऑफ इंटरैक्शन इज देयर बिटवीन एन ऑर्किड प्लांट and a mango tree? So that is commensalism. So orchid plant is getting benefited because it is getting shelter, but mango tree has no harm, no benefit from by the presence of this orchid plant. Okay, what is the ecological principle behind the biological control method of managing with the pest insects? तो predation जो है वो एक नेचुरल मेथड है जो हमारे पेस्ट इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? अब प्रीडेशन जो है, अगर हम प्रीडेशन की बात करें, प्रीडेशन में कौन कौन आएगा? प्रीडेशन में आएंगे प्रीडेटर्स, राइट, और आएंगे प्रे। ठीक है, तो जो प्रीडेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रे के ऊपर फीड करते हैं, तो इनको प्रे से क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है। और इंटर्न क्या हो रहा है? इनकी जो पॉपुलेशन है ना, जो प्रे की पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है? कंट्रोल हो रही है, मतलब ऐसे बढ़ती ही नहीं जा रही है। इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी कोई है। फॉर एग्जाम्पल हॉक बर्ड, ठीक है, ये जो बर्ड है ना ये फीड करता है इंसेक्ट्स के ऊपर, और इंसेक्ट्स के ऊपर जब ये फीड करता है तो एक तो इसको मिल रहा है क्या? खाना, और दूसरी तरफ से इंटर्न क्या हो रहा है? इनकी जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट्स की वो क्या हो रही है? कंट्रोल, राइट? सो this is how this ecological principle works. And what is this ecological principle? That is predation, right? सिंपल टू अंडरस्टैंड। वैसे ही जैसे कि ये है गैम्ब्यूजिया फिश है, वो प्रे करती है मस्कीटो के लार्वा पे, तो इससे क्या होता है कि जो मस्कीटो की पॉपुलेशन है लार्वा स्टेज पे ही हम उसको मार देंगे तो मस्कीटो की पॉपुलेशन ऑब्वियसली क्या होगी? कंट्रोल होगी। तो इस तरह जो इंसेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है विद द नेचुरल मेथड, दैट इज प्रीडेशन। डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी क्या होता है? तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें ना, तो एक जैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज विच कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, से ए ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये एक स्पीशीज के हैं, ये बी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दूसरी स्पीशीज है, राइट? तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि एक ही स्पीशीज के हैं और वो आपस में रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल प्रोजेनी बना सकते हैं, एंड दे ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर गिवन एरिया, और वो एक एरिया में रहते हैं। सो दैट इज पॉपुलेशन। तो हियर ए इज वन पॉपुलेशन एंड बी इज अनदर पॉपुलेशन, ठीक है। तो मतलब ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीशीज के हैं और आपस में इंटरब्रीड आपस में क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू कम्युनिटी। तो अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो इसमें बहुत सारी पॉपुलेशंस आती है। जैसे कि अब मैंने मान लिया कि ये एक ए पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एक बी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं सी पॉपुलेशन के। तो जब हम इन सारी पॉपुलेशंस को एक साथ लेंगे, ठीक है, सो असेंबली ऑफ सेवरल पॉपुलेशंस ऑफ पर्टिकुलर एरिया एंड टाइम, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में
जब हम अलग अलग पॉपुलेशंस को देखेंगे जो कि आपस में इंटरैक्ट करती हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है थ्रू ट्रॉफिक रिलेशनशिप्स, राइट। तो मतलब कि ये अलग अलग पॉपुलेशंस है जो एक ही जगह पर रहती हैं, एक साथ रहती हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। से प्लांट की कोई एक पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स से बैक्टीरिया, तो ये सारी क्या है, ये अलग अलग पॉपुलेशंस है, लेकिन हम सब एक ही जगह पर रहते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटी। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। सबसे पहले कमेंसलिज्म। सो कमेंसलिज्म इज समथिंग दिस काइंड ऑफ अ इंटरैक्शन। सो ये जो इंटरैक्शन है ये दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में है, जिसमें एक स्पीशीज बेनिफिट हो रही है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लस शोज कि एक स्पीशीज बेनिफिट हो रही है और जीरो शोज की अनअफेक्टेड, राइट। अगर मैं कहीं माइनस लिखूंगी तो इसका मतलब है कि एक स्पीशीज जो है उसके ऊपर वो अफेक्ट हो रही है उससे। तो ये एक इंटरैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अ क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन। तो इसमें क्या है कि एक जो क्लाउन फिश जो है ना, वो इस जो ऑर्गेनिज्म है इसके टेंटिकल्स के बीच में रहती है, और जिससे कि एक तो ये इसके स्टिंग से बच जाती है और दूसरा कि ये खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है फ्रॉम प्रीडेटर्स। और जो ये ऑर्गेनिजम्स है, एनिमोन जो ऑर्गेनिज्म है, इसको कोई बेनिफिट नहीं है इस फिश से, ना ही इसको कोई हार्म है। तो दैट इज व्हाई वी रूट जीरो, मतलब कि दिस ऑर्गेनिज्म इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द क्लाउन फिश, correct। So this type of interaction is called as commensalism। B part, पैरासिटिज्म। सो पैरासिटिज्म क्या होती है, ये एक इंटरैक्शन है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को हार्म हो रहा है, ठीक है। इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। सो वन ऑर्गेनिजम्स लिव एट द कॉस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। सो एग्जाम्पल कस्केटा, दैट इज अ पैरासिटिक प्लांट, इट ग्रोज ऑन अ हेज प्लांट। मतलब एक ट्री है, एक हेज प्लांट है, उसके ऊपर ये जो बेल है ना कस्केटा की, वो ग्रो करती है। ये जो येलो वाली आपको इस प्लांट के ऊपर दिखाई दे रही है, सो दिस इज कस्केटा विच इज अ पैरासिटिक प्लांट। तो ये क्या करते हैं, इनके पास अपनी तो क्लोरोफिल होती नहीं है, तो मतलब ये अपना खाना बना नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये इस प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं और इनकी पूरी की पूरी न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जिससे ये तो बढ़ते जाते हैं, ये तो फैलते जाते हैं, लेकिन जो प्लांट है वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाता है और उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है अल्टीमेटली, ठीक है। सो this is how in case of parasitism there are two organisms, one is benefited and other one is harmed, so plus and minus। So this is the very easiest way to remember these interactions। C है camouflage। तो कैमोफ्लाज क्या होता है, ये एक फिनोमेना होता है जिससे हम मिमिक करते हैं अपनी सराउंडिंग्स को। सो इट इज द फिनोमेना ऑफ ब्लेंडिंग एन ऑर्गेनिज्म विद द सराउंडिंग्स। कैसे ब्लेंड करेंगे, या तो सिमिलर सा कलर शो करेंगे, या कोई मार्किंग शो करेंगे, या फिर शेप शो करेंगे। और ये ऑर्गेनिजम्स करते क्यों हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड देयर प्रीडेटर्स, ताकि उनके प्रीडेटर्स को ये ना पता चले कि हम भी यहीं बैठे हैं और वो आके उनके ऊपर अटैक कर दें। तो अपने प्रीडेटर से बचने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स खुद को अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से ढाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर इज ग्रीन इन कलर। तो अगर कहीं पर घास है ना, आपको ग्रास हॉपर इतना इजीली दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो भी ग्रीन कलर का है, घास भी ग्रीन कलर की है, और वो ऐसा लगता है कि घास है, ठीक है। जब तक वो जंप करके दूसरी जगह नहीं जाएगा, हमें यूजुअली पता नहीं चलता है। सो दिस इज हाउ कैमोफ्लाज इज, आई मीन हैपेंस, कैमोफ्लाज इज डन, राइट। डी है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ये एक इंटरैक्शन है अगेन दो स्पीशीज के बीच में, जिसमें कि दोनों स्पीशीज जो है वो एक दूसरे से बेनिफिट करती हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रहती है इनकी। म्यूचुअलिज्म समथिंग म्यूचुअल, ठीक है, एक म्यूचुअल सी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई तेरा काम ये है, तुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और इससे हम दोनों को फायदा हो रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। सो दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो इसमें
फॉर एग्जाम्पल लाइकन्स बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जिसमें विच इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गे एंड फंजाई। तो फंजाई जो होते हैं इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट। फंजाई का काम क्या है, वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, और एल्गी क्या करेगी, एल्गी बनाएगी खाना। तो एल्गी को खाना बनाने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और फंजाई को इंटर्न क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन। Now let us talk about 7th question का last part. So this question says what is interspecific competition. तो इसके ऊपर हमें एक छोटा सा नोट लिखना है, ठीक है। तो interspecific, अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक कर दूं तो इंटर एंड स्पेसिफिक मतलब कि दो अलग अलग स्पीशीज हैं। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड इंट्रा, सो दिस मीन्स मैं एक ही स्पीशीज की बात कर रही हूँ। व्हेन आई यूज द वर्ड इंटर, सो दिस मीन्स मैं यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो इट इज रिटन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो मतलब एक ऐसा कॉम्पिटिशन जो दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में है, जैसे एक स्पीशीज ए है और बी है, तो इन दोनों स्पीशीज के बीच में किसी तरह का भाई कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो मेजर कंपटीशन है किसके लिए भाई, खाने के लिए, रहने के लिए, ठीक है। सो हमें इसका एग्जाम्पल भी देना है, तो इसके एग्जाम्पल में तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि बेसिक से बेसिक अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे कि एक काऊ और एक डियर का ही ले लो, ठीक है। तो क्या है कि भाई दोनों को घास खाना है, तो वो भी एक तरह का क्या है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है, कौन घास खा पाएगा, किसको घास मिलेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा और डिटेल में, जो साइंटिस्ट ने और डिटेल में स्टडीज़ की हैं उनके बेसिस पर अगर हम एग्जांपल्स देखें, सो दैट इज़ फ्लेमिंगो एंड द रेजिडेंट फिशेस ऑफ साउथ अमेरिका, अमेरिकन लेक्स, दे आर फाइटिंग फॉर जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेक है, यहाँ पर है जू प्लैंक्टन्स। अब यहाँ पर फिशेस को भी वही खाना है और जो फ्लेमिंगोज हैं भाई उनको भी यही खाना है। तो ये दो अलग अलग स्पीशीज़ है। फ्लेमिंगो एक अलग स्पीशीज़ है, ये देखो ये ऐसे उड़ने वाला बर्ड, वहीं पर फिशेस क्या बर्ड्स हैं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो दीज आर द टू डिफरेंट स्पीशीज़ विच आर competing for the same food, that is zooplanktons, right? With the help of a suitable diagram, describe the logistic population growth curve. तो हमें एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम के हिसाब से हमें बताना है कि एक लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो होता है वो कैसा होता है। तो अगर हम देखें तो जो एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है ना, वो यूजुअली हमें ईस्ट सेल्स में देखने को मिलता है, जिनको हम लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, और इसमें 5 फेजेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 5 फेजेस होते हैं? सबसे पहला है लैग फेज, देन कम्स एक्सलरेशन, देन कम इन्फ्लेक्शन पॉइंट, देन फोर्थ इज डेसिलरेशन एंड फिफ्थ इज स्टेडी फेज। तो ये क्या फेजेस हैं इनको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस एक्स एक्सिस शोज टाइम, right, that is logistic growth curve, and y axis shows what, population density, correct। तो सबसे पहले है लैग फेज। ये वो फेज होता है ना, अगर ये हमने बना लिया अपना ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसे फेज स्टार्ट होता है, मतलब कि कोई ग्रोथ नहीं है, बस जो सैंपल डाल दिया बस वही है। देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज एब्सेंस ऑफ फूड, देयर एब्सेंस ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। सो दिस फेज इज कॉल्ड एज ए लैग फेज। उसके बाद धीरे धीरे ये जो ग्रोथ कर्व है ना, ये ऊपर की तरफ को चढ़ने लगता है, दैट इज एक्सलरेशन फेज और पॉजिटिव एक्सलरेशन फेज, जिसमें जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना वो थोड़े लिमिटेड होते हैं, लेकिन होते हैं। लैग फेज के कंपैरेटिवली यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वो हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये जो ग्रोथ कर्व है ना ये एकदम और तेज से बढ़ने लग जाता है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, राइट। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, करेक्ट। तो द पॉपुलेशन व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द ग्रोथ एंड देयर इज सडन चेंज इन द कर्व, स्टीप चेंज हो जाता है कर्व में। सो देन कम्स द नेगेटिव एक्सलरेशन फेज, या फिर हम जिसको डिसलरेशन फेज भी बोलते हैं,
ठीक है, डीएक्सलरेशन फेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक तो रिसोर्सेज कम होने लग जाते हैं और एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस है वो बिल्डअप होने लग जाता है। सो देयर इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इट डिक्रीजेस। तो यहाँ पर जाके कुछ ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा जो कर्व है ना वो ऐसे सीधी लाइन में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो लाइन है वो ऐसे सीधी आना शुरू हो जाएगी पैरेलल टू दिस एक्सिस, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेशनरी फेज, जब ग्रोथ एकदम स्टेशनरी हो जाती है। एक तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है और दूसरा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, करेक्ट। सो this type of logistic growth curve is also called as S shaped curve। तो अगर आप इसको कुछ देखो तो ये कुछ ऐसा S shape का हमें लग रहा है, तो इसको S shaped curve भी बोलते हैं और दूसरा वेरुलिस्ट पर्ल लॉजिस्टिक कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 3 नाम हैं, करेक्ट। तो आई होप ये क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा ग्रोथ कर्व है। पहले लैग फेज है, ठीक है, जिसमें कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही मतलब है ही नहीं और ग्रोथ जीरो है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सलरेशन फेज और यू कैन से पॉजिटिव एक्सलरेशन फेज, जिसमें रिसोर्सेज मिलने लगते हैं और जो कर्व है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है, मतलब ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। देन कम्स एक्सपोनेंशियल फेज, वहां पर आता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहां पर एकदम स्टीप इंक्रीज हो जाता है, कर्व में एकदम स्टीप इंक्रीज होता है। सो दैट इज एक्सलरेशन फेज, सॉरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट और द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, जहां पर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, कोई एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं है। देन फोर्थ कम्स इज डेसेलरेशन फेज और द नेगेटिव एक्सलरेशन फेज। तो इसमें क्या होता है, एक तो रिसोर्सेज कम होने लगते हैं और दूसरा इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस आ जाती है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो भी कम हो जाती है। देन लास्ट में इट कम्स इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज की जब इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस भी है, रिसोर्सेज भी कम है, तो जो हमारा कर्व है ना वो पैरेलल हो जाता है अपनी एक्सिस के, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट एस शेप्ड कर्व और द लॉजिस्टिक कर्व। Select the statement which best explains parasitism। तो parasitism के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिट होता है और दूसरा हार्म होता है। तो हमें वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है इस पॉसिबिलिटी को, राइट। तो एक ए स्टेटमेंट है वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड। तो टू सम एक्सटेंट ये करेक्ट है कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो रहा है, राइट। देन बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, तो ऐसा नहीं है, ये किस में होता है, म्यूचुअलिज्म में होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, टोटली इनकरेक्ट। देन कमिंग ऑन टू द सी पार्ट, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड। एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिट हो रहा है और दूसरा अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, एक अफेक्ट होता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है सी स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली डिनाइड। देन डी है वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अफेक्टेड। तो एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरा हार्म हो रहा है या उससे अफेक्ट हो रहा है। सो दिस इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन। तो हमें एक पॉपुलेशन के कोई भी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और हमें उनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं वो बताते हैं एक जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, करेक्ट। तो इट इज लाइक PD इज पॉपुलेशन डेंसिटी इज, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ रीजन ओवर द नंबर ऑफ यूनिट एरिया, सॉरी not number of but the unit area of that region, so that is S. So this is how we find out the population density. Then coming on to the next, that is birth rate। तो birth rate क्या होता है, मतलब कि कितने लोग पैदा हुए, किस कॉन्टेक्स्ट में, वो भी हमें बताना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का वो है डेथ रेट, कि कितने इंडिविजुअल्स पर 1000
कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर, एक पॉपुलेशन के पर 1000 इंडिविजुअल में कितने लोगों की डेथ हुई, एंड सेम अप्लाइज फॉर द बर्थ रेट। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये हमें पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। पॉपुलेशन कैसी है, कहाँ पर है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग मर गए हैं। तो उन सब के बारे में पढ़ के, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के हमें एक जगह की पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है। करेक्ट। इसमें Any3 पूछा था, इसमें और भी हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो आपको एकदम क्लियर हुए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, उसके NCERT क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।